सभी को जय हिंद। आज चर्चा करते हैं अवधान या ध्यान, जिसको आप अटेंशन और मेडिटेशन अथवा मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान जो है, अवधान आपके अधिगम में बहुत ही आवश्यक होता है। बिना अवधान के हमारा अधिगम नहीं हो सकता। साधारण शब्दों में कहें तो अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। देखिए, व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाता है। जैसे ऐसे उदाहरण आप पढ़ते हैं कि जैसे बिल्ली जब शिकार करती है, शिकार पर बैठती है तो शिकार करने के लिए तत्पर रहती है, तो उसकी एक विशेष मुद्रा होती है। जैसे आप देखते होंगे कक्षा में कि छात्र बैठते हैं, तो छात्र की बैठने की, जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तब छात्र के बैठने की, सुनने की एक विशेष मुद्रा होती है कि पैर के किस प्रकार से नीचे रखे होते हैं, उसकी नज़र बोर्ड पर होती है या टीचर की तरफ होती है, और कान जो है उसकी टीचर के, अध्यापक के लेक्चर पर केंद्रित रहती है। और जब अध्यापक बोलता है तो वो तत्पर होकर अपनी नोटबुक में उसको पॉइंट को नोट करते हैं। तो यहाँ पर यही बात आती है कि एक शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। और अवधान जो है आपका, पहले मनोवैज्ञानिक अवधान को एक मानसिक शक्ति मानते थे। उनका विचार था कि अवधान की शक्ति का प्रयोग किसी भी कार्य में किया जा सकता है। विद्युत शक्ति से हम पंखा चला सकते हैं, प्रकाश कर सकते हैं, रेडियो बजा सकते हैं और अनेक कार्य कर सकते हैं। केवल बटन दबाने के, स्विच ऑन करने की ही देरी होती है। उसी प्रकार अवधान की शक्ति का उपयोग विभिन्न विषयों के अध्ययन, खेल एवं अन्य कार्यों में किया जा सकता है। परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधान को मानसिक शक्ति नहीं मानते हैं, वे इसे मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। ये मानसिक शक्ति नहीं, मानसिक प्रक्रिया है। अवधान का विकास समस्या के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है और इसका विचार प्रक्रिया की ओर विशेष एक अधिक रूप से सजग होने पर इसका महत्व है। यदि स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करें अवधान की, अटेंशन की, तो इसमें मैटलिन महोदय की डेफिनेशन है, अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है। जो अवधान है किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है, जिसमें आप कहते हैं कि व्यक्ति एकाग्र हो रहा है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट में डेफिनेशन है भाटिया महोदय की, ध्यान ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक होता है। विलियम मैकडूगल के अनुसार, विलियम मैकडूगल की डेफिनेशन है, अवधान केवल उस चेष्टा अथवा इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। विलियम मैकडूगल की डेफिनेशन है, अटेंशन इज मेरली कॉग्निशन और स्ट्राइविंग कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस। नेक्स्ट में डेफिनेशन है, डमिल की परिभाषा है, डमिल महोदय ने दी है, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, किसी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो ये परिभाषा आपके यूपीटीईटी एग्जाम में आ चुकी है कथन के रूप में कि किसी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। कथन किसका है? तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और आपका उत्तर सही होता है डमिल। तो डमिल महोदय ने ये डेफिनेशन दी है, अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। नेक्स्ट में देखते हैं, मॉर्गन एंड गिलीलैंड की डेफिनेशन है, अपने वातावरण के किसी विशिष्ट तत्व की ओर उत्साहपूर्वक जागरूक होना ध्यान कहलाता है। यह किसी अनुक्रिया के लिए पूर्व समायोजन है। यह किसी प्रक्रिया के लिए पूर्व समायोजन है। अटेंशन इज बीइंग कीनली अलाइव टू सम स्पेसिफिक फैक्टर इन आवर एनवायरमेंट। इट इज ए प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट फॉर रिस्पॉन्स। मॉर्गन एंड गिलीलैंड की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट में डेफिनेशन है,
एनएल मन की अवधान के किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, अंतिम विश्लेषण अवधान को प्रेरणात्मक क्रिया करते हैं। ये मन महोदय की डेफिनेशन है, अटेंशन फ्रॉम व्हाट एवर एंगल वी कंसीडर्ड इट इज इन द लास्ट एनालिसिस ए मोटिवेशन प्रोसेस। नेक्स्ट में डेफिनेशन है जे.एस. रास महोदय की, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। जे.एस. रास महोदय की डेफिनेशन है ये, अटेंशन इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। नेक्स्ट में देखते हैं रामनाथ शर्मा की, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण में विद्यमान उद्दीपकों में से अपनी रुचि और अभिवृत्ति के अनुसार कोई विशिष्ट उद्दीपक चुनने के लिए विवश करती है। इस प्रकार से रामनाथ शर्मा की ये परिभाषा है। इसमें आप आगे बात करते हैं अवधान की विशेषताएं। तो अवधान की विशेषताओं में बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। तो इसमें विशेषताओं में सबसे पहली बात आती है कि अवधान की विशेषता पहली होती है जो चंचलता होती है। अवधान अत्यंत चंचल होता है, वह एक स्थान पर बहुत थोड़ी देर तक ठहरता है, वह 9 या 10 सेकंड तक ही स्थिर रहता है। दूसरी बात आती है, दूसरा विशेषता आती है चयनात्मकता। अवधान में चयनात्मकता होती है, अनेक उत्तेजनाएं आकर्षित करती हैं, किंतु हमारा ध्यान उनमें से किसी एक को ही चुनकर उन पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट में आपका है विशेषता जो है विस्तार संकोच। अवधान का विस्तार बहुत ही संकुचित होता है। एक समय में हम बहुत थोड़ी वस्तुओं पर ही ध्यान जमा पाते हैं, मतलब हम बहुत सारी वस्तुओं पर एक साथ ध्यान नहीं जमा पाते हैं। अगली विशेषता है अन्वेषणात्मकता। तो अवधान में अन्वेषणात्मकता होती है। वह नई नई वस्तुओं को खोजकर उन पर केंद्रित हो जाता है। वुडवर्थ के अनुसार अवधान निरंतर छानबीन के लिए नई वस्तु ढूंढता रहता है। अगली विशेषता है मानसिक सक्रियता। अवधान के लिए मानसिक सक्रियता का होना आवश्यक है। मानसिक सक्रियता को चेष्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट में विशेषता है जो तत्परता। अवधान केंद्रित करने के लिए तत्परता अथवा तैयारी की आवश्यकता होती है। बिना तत्परता के हम अवधान केंद्रित नहीं कर सकते। तो जैसा कि हमने पहले स्टेटमेंट दिया था कि वस्तु को चेतना केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है, फर्स्ट में ही दिया था। नेक्स्ट में है प्रयोजनता। अवधान में प्रयोजन होता है, हम उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान देते हैं जिनमें हमारा प्रयोजन होता है। नेक्स्ट में है विशेषता समायोजनता। अवधान में समायोजनता रहती है। अवधान के केंद्रित होने पर इंद्रियां वातावरण के साथ समायोजन कर लेती हैं, इसलिए अनेक शारीरिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं अवधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो इसमें जो है आपका अवधान मुख्यतया ऐच्छिक अवधान होता है, अनैच्छिक अवधान होता है। ऐच्छिक अवधान वह होता है जिसमें हम अपनी इच्छा का प्रयोग करते हैं, और यह ऐच्छिक अवधान 2 प्रकार का होता है, अविचारित अवधान और विचारित अवधान। अविचारित अवधान ऐसा है जिसमें हम बिना विचार किए ध्यान करते हैं, तो ये अविचारित अवधान कहलाता है। विचारित अवधान वह है जिसका जब हम अपने विचार करने के पश्चात अवधान को केंद्रित करते हैं, तब उसको हम विचारित अवधान कहते हैं। अगला जो प्रकार है अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान यह होता है जब इच्छा न होते हुए भी केंद्रित हो जाए, हमारा ध्यान इच्छा न होते हुए भी केंद्रित हो जाए, तब वह अनैच्छिक अवधान कहलाता है। अनैच्छिक अवधान भी 2 प्रकार का होता है, सहज अवधान और बाध्य अवधान। सहज अवधान जब मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से अवधान अपने आप केंद्रित हो जाता है, तो उसे सहज अवधान कहते हैं।
इसमें व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से ये ध्यान केंद्रित हो रहा है। अगला जो है बाध्य अवधान, जब हम किसी कारणवश बाध्य होकर अवधान केंद्रित करते हैं तब वह बाध्य अवधान कहलाता है। ये जो हमने अवधान का वर्गीकरण बताया है, प्रकार बताया है, ये J.S. रास महोदय के अनुसार है। नेक्स्ट में इसमें बिंदु जो है आपका अवधान में, अवधान के प्रेरक, अवधान के प्रेरक जो है फैक्टर्स ऑफ अटेंशन, इसमें हम अवधान के प्रेरकों की बात करेंगे। तो अवधान के प्रेरक मुख्यतः दो प्रकार के हैं, दो हैं। तो एक है आंतरिक प्रेरक, दूसरा है बाह्य प्रेरक। तो आंतरिक प्रेरक में प्रथमता है इच्छा। देखिए क्वेश्चन आपका इसी में एनालिसिस बनेगी कि निम्न में से कौन सा ध्यान का बाह्य प्रेरक है, और 3 ऑप्शन आपका इसके आंतरिक प्रेरक के होंगे, एक ऑप्शन आपका बाह्य प्रेरक का होगा, उसमें से छांटना पड़ेगा। और उसमें नकारात्मक भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि निम्न में से कौन ध्यान का बाह्य प्रेरक नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो आइए देखते हैं अवधान के प्रेरक में आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक। और आंतरिक प्रेरक में सबसे पहले बात करते हैं इच्छा। जैसे जब हमारी इच्छा होती है तो उसमें हम अवधान केंद्रित करते हैं जिसमें हमारी इच्छा होती है। दूसरा प्रेरक है रुचि, जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है। हमारी रुचि मनोविज्ञान में है, हमारा मनोविज्ञान में मन लगेगा। आपका रुचि गणित में है तो आपका मन गणित में लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है। यहाँ पर आदत, तीसरा जो है, पहला इच्छा, दूसरी रुचि, तीसरा आदत। आदत भी है, जब हम अवधान केंद्रित करने में सहायता करती है। जो आदत होती है, जिन वस्तुओं के प्रयोग की आदत होती है उसमें हम अवधान स्वतः केंद्रित हो जाता है। जैसे हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो आदतन में हमारा हाथ में चाक है या किताब है, आप भी अपना कलम पकड़े हैं तो वो आदतन है, हम पढ़ रहे हैं, किताब या कॉपी रखी है, सुन रहे हैं और कलम हाथ में पकड़े हैं, तो वो आदतन वाली बात है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। नेक्स्ट में जो प्रेरक है मूल प्रवृत्तियां, तो मूल प्रवृत्तियां अवधान के केंद्रित करने का कारण बनती हैं। जैसे हमको भूख लगती है तो हमारा ध्यान भोजन की ओर चला जाता है, ऐसी बात आती है। फिर नेक्स्ट में है संवेग। संवेग भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, कारक बनते हैं। पूर्व अनुभव, जैसे पूर्व अनुभव हमें किसी वस्तु के विषय में है तो तब भी हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, कोई पूर्व अनुभव है। प्रशिक्षण है आपके पास तो प्रशिक्षण से भी अवधान केंद्रित होता है। उद्देश्य भी इसमें आपके आंतरिक प्रेरक में रहता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए का उद्देश्य है, हमें ज्ञान, हमें फला सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड करनी है, या इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं, इतना टॉपिक तैयार करना है। आगे बात करते हैं बाह्य प्रेरक, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहरी हैं, जैसे नवीनता, तो कोई नई वस्तु है तो उसमें हमारा ध्यान शीघ्र जाता है। दूसरा है परिवर्तनशीलता या परिवर्तन या परिवर्तनता, परिवर्तन जब चेंजमेंट होते हैं तो अवधान हमारा उसकी ओर चला जाता है। जैसे पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, एकदम बंद हो गया तो ध्यान चला जाएगा। पंखा बंद पड़ा है, लाइट नहीं आ रही है, पंखा लाइन से जुड़ा हुआ है, लाइट जैसे ही आई पंखा चलने लगा, आपका ध्यान उस तरफ जा सकता है। तो परिवर्तन होना, चेंजमेंट होना हमारा ध्यान को आकर्षित करता है। फिर नेक्स्ट में है तीव्रता। जैसे तीव्रता है लाउडनेस है, जैसे कोई धीमे से आवाज दे रहा, आप नहीं सुन रहे हैं, और यदि कोई चिल्लाकर तेज आवाज में देता है, आवाज करता है, तो आप उसकी तरफ ध्यान चले जाते हैं। तीव्रता जो है आपकी। नेक्स्ट में है पुनरावृत्ति, जब कई बार बात दोहराई जाती है तो वो आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। गतिशीलता, स्थिर वस्तु की अपेक्षा हम गतिशील वस्तु की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हम सड़क के किनारे बैठे हैं और बहुत तेज कार जा रही, बहुत तेज, तो एकदम से उसकी तरफ ध्यान, कार हमारे सामने आई, गुजरी हो, जहां तक हमारी नजर पड़ रही वो जा रही, उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो आपका ये गतिशीलता है। फिर नेक्स्ट में है विषमता, कंट्रास्ट, जिसमें जैसे एक दूसरे के परस्पर विरोधी हों। जैसे बहुत मोटे लोग हों, सब बहुत मोटे मोटे लोग खड़े हों, और वहां पर एक दुबला व्यक्ति हो तो दुबले व्यक्ति पर नजर स्ट्राइक होगी, ध्यान जाता है। ऐसे ही उसका और दूसरा उदाहरण ले लिए कि बहुत साफ रंग के लड़के या बहुत साफ रंग के लोग खड़े हों और उसमें एक बहुत ही काले रंग का व्यक्ति खड़ा हो, तो उस काले रंग की तरफ ध्यान जाएगा, मतलब कंट्रास्ट जो है रहेगा। इसका उल्टा भी संभव है आपका। फिर उत्तेजक की स्थिरता, तो उत्तेजक जो है
कितनी देर तक हमारे सामने रुकता है उसके अनुसार भी ध्यान केंद्रित होता है। नेक्स्ट में है जो आपका आकार है। बड़ा आकार छोटे आकार की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करता है। जैसे हम बोर्ड पर जैसे आप देखते हैं जाते हैं, एडवर्टाइज की होर्डिंग लगी होती है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी तो उनकी तरफ ध्यान जाता है कि वो बड़ा होर्डिंग लगा था, उस पर ये लिखा था। और बहुत छोटी कोई होर्डिंग दी जाए आपको तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। अब ऐसे समझिए जैसा हम TLM यूज करते हैं अपने पढ़ाई में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते हैं, और शिक्षण सहायक सामग्री हमारी बहुत छोटी छोटी हो, जैसे हमारे गदेली के आकार की हो या नाखून के आकार की हो, उस पर कुछ लिखा हो या मॉडल हो, तो उसको हम बोर्ड पर या क्लास में उसको दिखाएं तो उसमें फिर ध्यान केंद्रित कैसे हुआ, कैसे समझ में आएगा। नेक्स्ट में है अवधान में बाधा पड़ने के कारण। तो अवधान में बाधा पड़ने के कारण में आपका रुचि का अभाव, दूसरे शक्तिशाली प्रेरक, असहाय वातावरण, अनुचित वातावरण, दोषपूर्ण स्वास्थ्य, थकान, तो ये सब बनते हैं, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, बाधा पड़ने के कारण जो बनते हैं इसमें। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं ध्यान करने की मुख्य विधियां हैं। जो इसके लिए मुख्य विधि है शांत वातावरण, विषय में परिवर्तन, पाठ की तैयारी, बालकों की रुचि के प्रति ध्यान, शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग, सहायक सामग्री का प्रयोग। तो इस प्रकार से ध्यान का ये चर्चा हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने सुझाव और कमेंट भी दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।